So, in the previous lectures, we are discussing about the executive and legislative powers of the President of India. So, now we will discuss another very important legislative power of the President of India that is engraved under Article 72 of the Indian Constitution by our forefathers. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक तरीके से एक लॉ मेकिंग पावर है, बट द लॉ विच इज़ मेड इज़ ऑफ टेम्प्ररी नेचर. ठीक है, जो ऑर्डिनेंस से बना हुआ लॉ होता है वो क्या होता है, वो टेम्प्ररी नेचर का होता है. एंड यस देयर आर लिमिटेशंस ऑन द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो. ठीक है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस होती हैं. जैसे कि एक पार्लियामेंट एक एक्ट को पास करता है, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं. ऐसी अगर कोई ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई लॉ पास होता है तो उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है. वी विल बी डिस्कसिंग दैम इन दिस लेक्चर ओनली. ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन विच केम्स इन आवर माइंड कि इफ़ देयर इज़ अ होल बॉडी दैट इज़ पार्लियामेंट टू मेक लॉज, सो व्हाट इज़ द नीड टू मेक एन ऑर्डिनेंस और टू मेक अ टेम्प्ररी लॉ. ठीक है, तो एक टेम्प्ररी लॉ बनाने की ज़रूरत क्या होती है, जब हमारे पास पूरी की पूरी एक पार्लियामेंट है लॉ को इनेक्ट करने के लिए. लोकसभा है, वी हैव राज्यसभा, मनी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स, पूरा प्रोसीजर है उन सबका लॉ पास करने का. तो व्हाट इज़ द नीड. ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इनश्राइंड आर्टिकल 72 दैट इज circumstances such which renders president to take immediate action. तो अगर कभी भी ऐसे circumstances आते हैं जब प्रेसिडेंट को कोई immediate एक्शन लेना पड़े, ठीक है, उसके साथ साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए कि बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और अ सिंगल हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट बी इन सेशन. हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दोनों में से अगर दोनों हाउसेज सेशन में हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज़ हिज पावर टू मेक ऑर्डिनेंस. प्रेसिडेंट टेम्प्रेरी लॉ बना ही नहीं सकता. रीज़न कॉमन सेंस. अगर जो बॉडी बनाई गई है दैट इज़ द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग ऑफ लॉज, इफ़ इट इज़ देयर, तो व्हाट इज़ द नीड फॉर प्रेसिडेंट फॉर टू मेक अ लॉ और टू इनेक्ट अ लॉ. कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये कंडीशन तभी अराइज होती है, ऑर्डिनेंस तभी बनाए जाते हैं जब राज्यसभा या लोकसभा में से कोई एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में ना हो, या फिर दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सेशन ना हो, दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में ना हो. तो पहली कंडीशन क्या हो गई, पहली कंडीशन ही ये है कि दोनों में से एक हाउस सेशन में नहीं होना चाहिए. ठीक है, दोनों में से अगर एक हाउस सेशन में नहीं है तो ही ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इमीडिएट एक्शन शुड बी नेसेसरी. इट शुड बी अ टाइम ऑफ एमरजेंसी. एमरजेंसी का टाइम होना चाहिए वेयर वी नीड अ लॉ. यहाँ एक लॉ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और आउट ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो भाई अब क्या है, एक इमीडिएट सिचुएशन क्रिएट होती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ में एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कोई ना कोई बैकअप रेमेडी रखी जाती है. तो दिस इज़ दैट बैकअप रेमेडी, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. इसके अंदर पूरी वही पावर्स होती है जो कि एक एक्ट में होती हैं. ठीक है, तो अब क्लियर हो गया हमारी चीज़ें कि हम कब बना सकते हैं. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन विच इज़ इम्पोज्ड on the ordinance making power of the president is that ordinance can only be made when and only when the advice of the council of ministers is sought by the president of India or given by the president of India under article 74 of the Indian constitution, which make it mandatory for the president to take the advice of the council of minister for making any ordinance. ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो गई, इसमें क्या सीधी सीधी बात कर दी गई कि ऑर्डिनेंस बनाने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर इसमें नहीं होती है, ऑर्डिनेंस बनाने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर या फिर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनकी एडवाइस लेना कंपलसरी मैंडेटरी है. किसके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, वाइल मेकिंग एन ऑर्डिनेंस even if the situation is an immediate one and the house of the parliament whether Lok Sabha or Rajya Sabha is not in session. ठीक है, तो अब हमारे सामने सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि कब और किस सर्कमस्टेंसेज में एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर मेकिंग एन ऑर्डिनेंस और पासिंग एन ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ व्हेन दिस ऑर्डिनेंस और एक्ट विल एंड और विल प्रोमुलेट फर्दर. ठीक है, कब ये अमेंडमेंट, कब ये पावर एंड होती है. ठीक है, और कब
ऑर्डिनेंस खत्म होता है या फिर इसको इनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने पहले सर्कमस्टेंसेस पहले ही पढ़ी थी कि जब भी दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट या दोनों में से कोई एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा, ठीक है, या फिर लोकसभा डिसॉल्व होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि राज्यसभा तो डिसॉल्व हो नहीं सकती, तो ऐसी सिचुएशन में ही ऑर्डिनेंस पास हो सकता है। तो जैसे ही दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आएंगे, उसके 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर वो ऑर्डिनेंस जो पास है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो एक्ट, वो लॉ जो बनाया गया है, क्योंकि वो एक्ट जो था वो एक टेम्पररी प्रोविजन था, टेम्पररी लॉ था, बनाया गया था। क्यों? क्योंकि इमीडिएट नीड थी, सिचुएशन की नीड थी, इसलिए उसको इनेक्ट किया गया था। तो वो 6 वीक के अंदर इनवैलिड हो जाएगा। हाउएवर, या तो उसको उन 6 हफ्तों के अंदर पार्लियामेंट जब सेशन में आ गया है, उसको सही से पार्लियामेंट अपने प्रोसीजर के हिसाब से, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट्रियन प्रोसीजर टू पास अ बिल, उस प्रोसीजर के हिसाब से अगर उसको पास कर देती है तो वो फिर वो एक्ट हमेशा कंटिन्यूस में रहेगा। और अगर वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, ना ही उसको पास करने के लिए, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो 6 वीक के अंदर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर उससे पहले उसकी रिजेक्शन कर देती हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो वो 6 हफ्ते से पहले भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन समझ में आ गई। एक्सेप्ट कर लिया, प्रोसीजर के थ्रू लॉ पास कर दिया, तो फिर वो परमानेंट हो जाएगा। रिजेक्ट कर दिया 6 हफ्ते से पहले, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और 6 हफ्ते कंप्लीट हो गए तो फिर वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, ये इनैक्टमेंट कैसे एंड होगी। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अच्छा ये जो प्रोविजन है ये उठाया कहाँ से गया, दिस इज ऑल्सो, क्योंकि थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी ज़रूरी होता है जानना। इट्स अ रेलिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से उठाया गया। लेकिन अब इस, जैसे अभी हमने पढ़ा, इसके ऊपर एक चेक है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में जब तक कैबिनेट इसको एडवाइस नहीं करेगी, तो बिना उसकी एडवाइस के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता, विच वाज नॉट देयर इन द एक्ट ऑफ 1935। तो कुछ इसको प्रोटेक्शन के साथ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किया गया। ठीक है, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज whether law making power of the parliament and the ordinance power of the president is coextensive but not coordinate. ठीक है, so the law making power by of the president is coextensive. coextensive का मतलब क्या होता है कि भाई सेम सब्जेक्ट पे, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट पे ही, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट पे ही प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यूज़ कर सकता है। क्योंकि स्टेट पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसकी होती है, गवर्नर की होती है। गवर्नर कौन सा आर्टिकल में करता है, आर्टिकल 213। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में करता है, 123। तो बस थोड़ा सा नंबर्स का हेर फेर है। गवर्नर किस में करता है, 213 में। वो किस पे करता है, स्टेट जिस पे लॉ बना सकती है, यानी कि स्टेट लिस्ट पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसकी होगी, गवर्नर ऑफ द स्टेट की। और कॉन्करेंट और यूनियन लिस्ट पे किसकी पावर होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्लियामेंट के लॉज के साथ को एक्सटेंसिव है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, ये पार्लियामेंट के लॉज के साथ को एक्सटेंसिव है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। इट इज़ नॉट पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि दोनों पार्लियामेंट, पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी, दोनों में से एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में नहीं होने चाहिए। तो जब पार्लियामेंट सेशन में होगा तो ऑर्डिनेंस नहीं बन सकता, और जब ऑर्डिनेंस बनेगा तो कंपलसरी है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा। तो ये दोनों पावर पैरेलल नहीं है, कोएक्सटेंसिव है। कोएक्सटेंसिव क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही लिस्ट पे अपने लॉज बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हुआ या कॉन्ट्रडिक्शन में कोई लॉ नहीं बन सकता। अगर ऐसा बनता है तो वो शेड्यूल 9 में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना सकता कॉन्ट्रडिक्शन में फंडामेंटल राइट्स के, तो जाहिर सी बात है ऑर्डिनेंस भी कोई ऐसा पास नहीं हो सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रडिक्शन में हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि जितनी पावर लॉ, इसीलिए आर्टिकल 12 में ऑर्डिनेंस भी मेंशन्ड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सकता है।
लेकिन ये पावर किसके पास है? ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ऑर्डिनेंस में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर्स नहीं लाई जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कोई भी इमीडिएट लेजिस्लेशन पास नहीं हो सकती है। ये पावर सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट भी बेसिक स्ट्रक्चर को और फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रडिक्शन में लॉ नहीं बना सकती। तो सेम इज द केस विद द ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो आई होप अब समझ में आ गया होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है, कई सारी केसेस में डिस्कस हुआ है, कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। अमेंडमेंट 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उसमें ये पावर नहीं थी कि आप ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को जुडिशियल रिव्यू में ला सकें। लेकिन आर्टिकल 44 1978 में जब ये अमेंडमेंट हुआ, 44th अमेंडमेंट जब हुआ, तो फिर क्या किया गया? फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को भी जुडिशियल रिव्यू में लाया गया, और अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो जुडिशरी क्वेश्चन पूछ सकती है अगर वो लॉ, इस पर केसेस भी हैं। DC वाधवा इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस ऑन दिस। इसमें क्या था कि बिहार में रिपीटेड ऑर्डिनेंसेस लाए गए थे। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? कोर्ट हेल्ड दैट एक्शन इज फ्रॉड ऑन द हेल्ड दैट दिस एक्शन इज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप रिपीटेडली कोई ऐसी ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया है कि ये स्पिरिट नहीं थी ऑर्डिनेंस को बनाने के लिए, ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट को देने की स्पिरिट ये नहीं थी कि आप बार बार लेजिस्लेशन ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आए। क्योंकि बेसिकली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसकी है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, वो लॉ मेकिंग पावर किसकी है? लॉ मेकिंग पावर जो है वो पार्लियामेंट की है। ठीक है, तो अगर कोई रिपीटेडली इसका गलत यूज़ करता है तो देन इट कैन बी जुडिशली रिव्यूड। अनदर इंपॉर्टेंट केस इज कूपर केस। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? देयर कैन बी अ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इफ इट्स मैलिफाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउसेस को प्रोरोक कराना फॉर मेकिंग अ रूम टू पास एन ऑर्डिनेंस। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट के ऊपर केस में क्या हेल्ड हुआ था? अगर प्रेसिडेंट इस पावर को यूज कर रहा है मैलिफाइडली, गलत इंटेंशन से, ठीक है, तो देन इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? भाई हमने क्या पढ़ा? ऑर्डिनेंस कब बन सकता है? जब हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या लोकसभा या राज्यसभा सेशन में ना हो, या दोनों ही सेशन में ना हो। ठीक है, तो अगर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रोरोगेशन किसे कहते हैं? दोनों हाउसेस के बीच में डिफरेंस को, कि भाई हाउस सेशन में आया और फिर कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए वो सेशन में नहीं था। ठीक है, तो अगर ज़बरदस्ती प्रोरोगेशन कराया जाता है, ज़बरदस्ती जो मीटिंग है वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की डिले की जाती है, जो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट है उसको डिले किया जाता है, किस लिए? कि ताकि रूम बनाया जा सके एक ऑर्डिनेंस को लेकर आने का। क्योंकि अगर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में होंगे तो ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता। तो ऐसा यूज़ करना, ऐसी कोई प्रैक्टिस करना, दिट विल अमाउंट टू मैलिफाइड, एंड मैलिफाइड ऑर्डिनेंस मेकिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल। ठीक है, तो इसमें ऐसे ऑर्डिनेंस जब पास होते हैं तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ द ऑर्डिनेंस कैन बी देयर। ठीक है, तो नाउ वी हैव अंडरस्टैंड द जुडिशियल रिव्यू, द कोर्ट एक्सटेंसिव और सारी सर्कमस्टेंसेस किसमें आप एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। तो इसका लेटेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका लेटेस्ट एग्जांपल अभी 22 अप्रैल 2020 को हुआ है। एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। किस लिए? फॉर कीपिंग हेल्थ वर्कर्स सेफ। क्योंकि कुछ बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि जिसमें हेल्थ वर्कर के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार हो रहा था उनसे, जो कोरोना का ट्रीटमेंट करके आ रहे थे उनको सोसाइटीज़ में नहीं घुसने दिया जा रहा था, उन पर अटैक्स हो रहे थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, पार्लियामेंट तो सेशन में था नहीं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, एपिडेमिक डिजीज़ ऑर्डिनेंस, जिसमें क्या किया गया, जिसमें सज़ा जो थी वो बहुत ज़्यादा हार्श कर दी गई है। अगर कोई ऐसा कुछ करता है, कोई भी अगर हेल्थ वर्कर के साथ कोई बदतमीज़ी या फिर किसी तरीके की बदसलूकी या फिर मारा पीटी करता है किसी तरीके की, तो उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा होगी। तो ये क्या टाइम है? इमरजेंसी टाइम है, हाउस सेशन में नहीं है, तो कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। ठीक है, तो अब आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, next important topic which we will be discussing is the pardoning power of the President of India enshrined in the Constitution of India under Article 72। ठीक है, इसमें बेसिकली 5 पावर्स हैं: पार्डनिंग, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट एंड रेप्राइव। ठीक है, एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पार्डनिंग पावर क्या है।
पार्डनिंग का बेसिक मतलब क्या होता है? पार्डनिंग का मतलब होता है कंप्लीटली एब्सॉल्व कन्विक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट। उसकी कोई भी पनिशमेंट अगर है उसको कंप्लीटली पार्डन कर दिया जाए, सारी सज़ा उसकी ख़त्म हो जाती है। जैसी पार्डन दिया जाता है देन एंड देयर ही हैव अ राइट टू कम आउट ऑफ द प्रिजन, और इसका सेंटेंस जो है जो भी था वो सब माफ़ हो गया है, सब खत्म हो गया है, वो देन एंड देयर जेल से अब बाहर आ सकता है। ठीक है, पहली चीज़ तो हो गई पार्डनिंग पावर। दूसरी चीज़ है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से दूसरी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट की तरफ कर देना। जैसे कि डेथ को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर देना, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट को सिंपल इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर देना। अब इसमें टाइम पीरियड सेम ही रहता है, 5 साल है तो उसका ही 5 साल। अब डेथ को कम्यूट करके क्या करा जा सकता है? लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया। ठीक है, अब उसको फांसी नहीं होगी, वो लाइफ इम्प्रिजमेंट रहेगा। तो दिस इज अनदर पावर, दैट इज द कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस। थर्ड इज रेमिशन। रेमिशन में बेसिकली क्या होता है? रिग्रेस पनिशमेंट है तो रिग्रेस ही रहेगी, लेकिन 5 साल से 2 साल कर दी। सिंपल है तो सिंपल ही रहेगी, 2 साल से 1 साल कर दी या 6 महीने कर दी, जितना भी प्रेसिडेंट का मन हो उतनी वो कर सकता है। ठीक है, अगला है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? रेस्पाइट में भी सेंटेंस जो है वो कम होता है, लेकिन जो कम करने की सर्कमस्टेंस होती है वो क्या होती है? वो किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। इसका एग्जांपल कैसे हैं? इसका एग्जांपल है प्रेग्नेंट वुमेन। अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके सेंटेंस को कम किया जा सकता है इस चीज़ को लेके ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। अगर बंदा डम्ब है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, या किसी और तरीके की डिस्क्रिपेंसी है उसको, तो इन सब चीज़ों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे क्या है, उसके सेंटेंस को कम कर दिया जाता है। ठीक है, रेमिशन में क्या हो रहा था? रेमिशन में मतलब नहीं था कि वो डिसेबल है या नहीं है, उसको वैसे ही उसके सेंटेंस को कम कर दिया। इसमें एक एक्स्ट्रा ग्राउंड होता है उसके पास, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है कि वो फिजिकली डिसेबल है रेस्पाइट में, उस ग्राउंड को कंसीडर करते हुए उसकी पनिशमेंट को कम कर दिया जाता है। लास्ट इज रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब बेसिकली क्या होता है? स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? मर्सी पिटीशन किसी बंदे की डली हुई है तो उस टाइम तक उसका एग्जीक्यूशन पर स्टे लग जाता है जब तक प्रेसिडेंट उस मर्सी पिटीशन को रिव्यू कर रहा है। ठीक है, दिस इज द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इन चीज़ों इन तरीके से प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है। पहली गाइडलाइन है कोई ओरल हियरिंग नहीं हो सकती है। ओरल हियरिंग नहीं होगी, हमेशा एक मर्सी पिटीशन भेजी जाएगी प्रेसिडेंट पे, जिसपे वो अपने उसके हिसाब से ओरली कोई भी कन्विक्ट जाके डायरेक्टली प्रेसिडेंट से बात नहीं कर पाएगा, जो भी बात होगी वो थ्रू पेपर्स ही होगी। दूसरी चीज़, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। मर्सी पिटीशन जो है वो उसकी भी जो एक्सरसाइज होती है प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी नहीं है, ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट होती है। तो क्योंकि हमें पता है कि प्रेसिडेंट इज अ टाइटुलर हेड और उसके पास अपनी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर लगभग बिल्कुल ना के बराबर है, या फिर उतनी है जितनी में कि पॉलिटिक्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, द कंट्री को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए है। तो इवन की मर्सी पिटीशन को ट्रीट करते हुए भी प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, थर्ड है, लेकिन इसका जुडिशियल रिव्यू जो है, मर्सी पिटीशन का जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमेशा बहुत हॉट टॉपिक रहा है, इसके ऊपर बहुत सी डिबेट्स रही हैं, लेकिन फिर भी जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन लिया उस पर बहुत ज़्यादा कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़, किन किन के कन्विक्शन पे, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स हैं ज़्यादातर वो ही पावर्स गवर्नर के पास भी होती हैं, कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो किन कन्विक्टेड को प्रेसिडेंट पार्डन देगा? पनिशमेंट फॉर कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्योंकि यूनियन का सब्जेक्ट होता है, जितनी भी कोर्ट मार्शल से रिलेटेड इश्यूज होंगे, ठीक है, और प्रेसिडेंट एक तरीके से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है, हमने पहले पढ़ा था सारे फोर्सेस का। तो कोर्ट मार्शल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी उनके पास उस रिलेटेड मैटर्स में पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होगी। दूसरी, ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉज मेड बाय यूनियन एंड कॉन्क्यूरेंट, दैट इज ओनली एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड। ऐसे लॉज जैसे टाडा, एनएसए, जिनमें अगर किसी का कन्विक्शन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर किसकी होनी चाहिए? यूनियन की होनी चाहिए। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर जिस पे लॉज बनाते हैं, उन केसेस में अगर किसी को कोई सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंसेस में पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है, गवर्नर की नहीं होती है। गवर्नर की किसके ऊपर होगी? गवर्नर की पार्डनिंग पावर भी स्टेट लॉज के ऊपर होगी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी स्टेट लॉज के ऊपर होगी। थर्ड इज द डेथ सेंटेंस, वो जाहिर सी बात है यूनियन लॉ की। ठीक है, तो दिस इज
the pardoning power of the president mentioned इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हम हमारे समझ में आ गई कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ दी कौन कौन सी होती हैं प्रेसिडेंट की। सो वी हैव completed today the pardoning powers and the ordinance making power of the president of India.